Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and you all are doing good. Once again I welcome you in JK Civil Services. यहां पे आप टाइटल देख सकते हो बेटा. टाइटल क्या है, कंसेप्ट क्या है आज का रहने वाला, आरटीआई एक्ट 2005. इसके साथ हम पढ़ने वाले हैं आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो चेंजेस किए गए हैं 2005 आरटीआई एक्ट में. ठीक है बेटा. और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर का आरटीआई एक्ट जो 2009 में आया था, फोर्स में आया था, क्या वो आज एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर पे कि नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे बड़े डिटेल के साथ. आज क्या करेंगे, वीडियो में धमाका करेंगे बच्चा, धमाका करेंगे. और मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं, गारंटी के साथ आप ये वीडियो हमारे साथ देखिए. हमारा वीडियो देखने के बाद जो भी क्वेश्चन, चाहे नेशनल लेवल का एग्जाम होगा या स्टेट लेवल का एग्जाम होगा, आपको सारे क्वेश्चन जो भी इस कंसेप्ट के रिलेटेड पूछे जाएंगे, आपको एक सेकंड में वो क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है बेटा. और आज तक जितने भी आपको कंफ्यूजन रहे हैं इस कंसेप्ट के रिलेटेड, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरा वर्ड है कि मैं एक एक कंफ्यूजन का पोस्टमार्टम करूंगा. आज आरटीआई एक्ट 2005 पढ़ेंगे. आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कौन से चेंजेस आए हैं, इसको बड़े डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे. इंफॉर्मेशन क्या होती है, राइट इंफॉर्मेशन क्या होती है, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आरटीआई पढ़ेंगे बेटा कि किस फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में आरटीआई मेंशन है. और इसके साथ साथ यहां पे आप देख सकते हो बेटा एग्जेप्शंस पढ़ेंगे आरटीआई में कि किस किस पे हम आरटीआई नहीं लगा सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई पढ़ेंगे. ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि इस आरटीआई से क्या हुआ हिंदुस्तान में, कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके साथ पढ़ेंगे हम. और इंडिया को क्या जरूरत पड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे धमाका जो वीडियो में होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगा, इंडिया को क्या जरूरत पड़ी कि उसने आरटीआई एक्ट को फोर्स में लाया. ठीक है बेटा. इसके साथ साथ यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे देख सकते हैं कि आरटीआई हम कैसे कर सकते हैं, एक आम नागरिक कैसे आरटीआई कर सकता है. यहां पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड लेवल में पहले आरटीआई कहां पे इंप्लीमेंट हुआ था और इंडिया में कब हुआ. सम फैक्ट्स पढ़ेंगे आरटीआई के मुतालिक कि आरटीआई बिल लोकसभा में राज्यसभा में कब पास हुई, प्रेसिडेंट का एजेंट कब आया और ये फोर्स में कब आया. ठीक है बेटा. ये आप यहां पे देख सकते हो पहला आरटीआई फाइल जो है, ये पहला आरटीआई किसने फाइल किया है इंडिया में, सब कुछ पढ़ेंगे आरटीआई के बारे में. आज सच में मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं कंसेप्ट का पोस्टमार्टम करता हूं, बट आज मैं रियली बोल रहा हूं बेटा, आज मैं सच में इसका पोस्टमार्टम करने वाला हूं. इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज जो हम डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के रिलेटेड, जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, एक किताब पे नहीं मिलेगा बेटा, वो है 6 चैप्टर्स में जो 31 सेक्शंस है, मैं एक एक सेक्शन पढ़ाऊंगा. और अगर आप YouTube चैनल्स पे देखोगे बेटा तो बीच बीच में सेक्शंस है, मगर मैं 1 से लेकर 31 तक पढ़ाने वाला हूं. इसके साथ साथ जो 2 शेड्यूल्स है, 2 शेड्यूल्स इसमें है, वो भी हम पढ़ेंगे. और साथ साथ बेटा प्रिलिमिनरी यानी कि चैप्टर्स के साथ साथ सेक्शंस. और लास्ट में अगर आप यहां पे देखोगे, देखो कितनी खूबसूरत पीडीएफ बनाई है बेटा. और ये सेक्शन जो है ना बेटा, अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो कहती है सर हमें ये सेक्शंस, ये लॉज समझ नहीं आते हैं, बट मेरे साथ एक बार पढ़िए, मैं गारंटी लिख के देता हूं आपको कि ये सेक्शंस इतने आसान दिखेंगे कि जितना आपको जिस सब्जेक्ट में आपको सैचुरेशन होगी ना बेटा, वो सब्जेक्ट हमें सबसे आसान लगता है, ये सब्जेक्ट भी इसमें आपको मैं मास्टर बनाऊंगा इस कंसेप्ट में. ठीक है बेटा. और लास्ट में करेंगे फिर क्लोज कुछ एमसीक्यूज के साथ. ओके, अब चलते हैं बच्चा हम अपने कंसेप्ट पे, आरटीआई. नाउ लेट अस स्टार्ट. आरटीआई एक्ट 2005 इंडिया में आया है और पढ़ने वाले हैं हम आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो चेंजेस हुए हैं 2005 के आरटीआई में. ओके, पहला चीज आरटीआई क्या है बेटा, यहां पे एक एक पॉइंट आप नोट करते जाइए. आरटीआई स्टैंड्स फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन. आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहां पे मैंने इसको लिखा है, मीन्स थ्रू दिस एक्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इस एक्ट के जरिए, इस एक्ट के अंडर जो हिंदुस्तान के सिटीजन्स है, जो इंडिया के सिटीजन्स है, उनको एक राइट दी गई बेटा, एक राइट दी गई, एक हक दिया गया टू नो, जानने का हक, और टू एक्सेस इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन हासिल करने का हक. इसीलिए इसको कहते हैं राइट इंफॉर्मेशन. जब एक सिटीजन को क्या दिया जाएगा, राइट दिया जाएगा इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेटा. ओके, अब बात करेंगे आरटीआई एक्ट 2005 जो इंडिया में आया. इस एक्ट के अंडर इंडिया के सिटीजन्स को राइट दी गई टू नो, जानने का हक दिया गया, और टू सीक इंफॉर्मेशन और टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी कि सिटीजन्स इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं बेटा, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. किससे ले सकते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें. चले आगे चलते हैं, डिस्कस इन डिटेल.
पहला चीज बेटा, इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब है, यहां पे मैं लिखूंगा, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब है एनी मटीरियल, यानी कि कोई भी मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ईमेल्स। ठीक है बेटा, तो जब हम इंफॉर्मेशन या एक सिटीजन जब इंफॉर्मेशन लेगा पब्लिक अथॉरिटी से, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है बेटा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, किस फॉर्म में? शाबाश, डॉक्यूमेंट के फॉर्म है, या डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक, या रिकॉर्ड्स के मुतालिक बेटा, या डॉक्यूमेंट्स के मुतालिक, या रिकॉर्ड्स के मुतालिक, जब एक इंसान या एक सिटीजन क्या लेगा? इंफॉर्मेशन लेगा, तो किसके अंडर लेगा? आरटीआई के अंडर, राइट टू इंफॉर्मेशन। बट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन का मतलब है एनी मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। कोई भी मटेरियल जो किस फॉर्म में होगा? डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या रिकॉर्ड के फॉर्म में। ठीक है बेटा, यह चीज पहले आप क्लियर कर लीजिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन जो है जानने का हक, एक इंसान को जानने का हक, ये इंफॉर्मेशन जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये मानी जाती है करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। शाबाश बेटा, क्या मानी जाती है? करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि एक मुल्क की करेंसी जो होती है ना बेटा, अगर एक मुल्क की करेंसी नहीं होगी, अगर एक मुल्क में पैसा नहीं होगा, तो उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, और जो नेशन होगा वो दिन ब दिन क्या हो जाएगा? बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, बैकवर्ड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम डेमोक्रेसी में राइट टू इंफॉर्मेशन निकाल देंगे, इसका मतलब यह है कि हमने करेंसी को निकाल दिया। तो पहला चीज, डेमोक्रेसी में राइट टू इंफॉर्मेशन, ये राइट देना सिटीजन को क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। तभी तो हम एक नेशन को कह सकते हैं कि ये ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री है। मीन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट वर्क्स इज इंपॉर्टेंट इन ट्रू डेमोक्रेसी। एक ट्रू डेमोक्रेसी में बेटा, एक ट्रू डेमोक्रेसी में क्या? एक सिटीजन को राइट होनी चाहिए। कौन सी राइट बेटा? राइट टू इंफॉर्मेशन। और अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होगी, तो उस कंट्री को हम ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन इज रिगार्डेड एज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। सो टू मेक ए कंट्री एज ए ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, एक कंट्री को ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक राइट टू इंफॉर्मेशन एज राइट। ये इंडिया के लिए जरूरी था कि राइट टू इंफॉर्मेशन को एक राइट बनाना। इसीलिए तो इंडिया के गवर्नमेंट ने 2005 में एक एक्ट को पास किया जिसको राइट इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है बेटा, राइट इंफॉर्मेशन। ठीक है बेटा, आरटीआई जिसको कहते हैं। तो आरटीआई का पहला रीजन जब हम देखते हैं कि इंडिया में आरटीआई क्यों आया, इसलिए ताकि इंडिया को क्या बनाएंगे बेटा? ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, और जो यहां की डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, लेट्स मूव ऑन। In our constitution, there is a fundamental right under Article 19. अगर हम बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि इंडिया के संविधान में, आर्टिकल 19 जो है बच्चा, आर्टिकल 19 आराम से समझ लीजिए, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। और आर्टिकल 19 के अंडर सिटीजन को राइट है, फ्रीडम है, यानी कि आजादी है कि वो अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं? अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। This can't be fully utilized by the citizen without right to information. But ये जो आर्टिकल है ना बेटा, आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, इस राइट को एक सिटीजन जो है, एक सिटीजन फुली यूटिलाइज नहीं कर सकता है तब तक जब तक उसको क्या नहीं दिया जाएगा? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक सिटीजन को जब ये राइट दी जाएगी, तभी तो वो आर्टिकल 19 यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को यूटिलाइज कर सकता है फुली। आगे बढ़ेंगे बेटा, यह इंपॉर्टेंट चीज है। इट वॉज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस इन 1986 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया, मिस्टर कुलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया, क्या अनाउंस कर दिया? राइट टू इंफॉर्मेशन। यहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये एक सिटीजन को हमें देनी चाहिए, ताकि वो आर्टिकल 19 का यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्सप्रेशन का इस राइट को वो फुली यूटिलाइज कर सकता है। ये एक केस में कहा गया, तो केस हमने अभी डिस्कस किया। यहां से आपका कंसेप्ट स्टार्ट।
जहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है ये 2005 में इंडिया में आया। ये एक लॉ है बेटा, पहला चीज ये एक लॉ है दैट गिव्स राइट टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एक लॉ है जिसके अंडर राइट दी जाती है इंडिया के सिटीजन्स को टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं बेटा फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, या मांग सकते हैं इंफॉर्मेशन किसे, पब्लिक अथॉरिटी से। अब पहला सवाल सर, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है? पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है बाय आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाया होगा या किसी लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया होगा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या है बेटा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि कोई डिपार्टमेंट जिसको फंड करता है गवर्नमेंट, एंड ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी रन बाय द गवर्नमेंट, जिनको चलाता कौन है? गवर्नमेंट। तो पब्लिक अथॉरिटी आपने समझा, राइट टू इंफॉर्मेशन आपने समझा। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंडिया में आया और ये एक लॉ है। इस लॉ के अंडर इंडिया के सिटीजन्स को राइट दी गई कि वो इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, मांग सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से, बच्चा पब्लिक अथॉरिटी से। और पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है बेटा, या बाय आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट है जो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा या किसी लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया होगा। पहला चीज आपको क्लियर, ओके बेटा, आगे चलते हैं। आप इंफॉर्मेशन जो पब्लिक अथॉरिटी से सिटीजन्स मांगेंगे, एग्जाम्पल कौन सी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं बेटा? इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स, वर्क्स के बारे में इंस्पेक्शन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ठीक है बेटा, रिकॉर्ड्स या डॉक्यूमेंट्स, या अगर हम बात करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है बेटा। एक सिटीजन जो है वो इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है इन मैटर्स पे, वो इंस्पेक्शन ऑफ वर्क यानी कि इसकी डिमांड कर सकता है, या डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, रिकॉर्ड जो रहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, उनकी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। बट कुछ एग्जेप्शंस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे गवर्नमेंट ने फंड किया कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए 5 साल पहले, और 5 साल के बाद भी वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है बेटा। हां, 5 साल के बाद भी वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ, और मैंने क्या किया, मैं गया उसके पास, यानी कि जो रोड, जिसने रोड बनाने की क्या ली थी, शाबाश, जिम्मेदारी ली थी, और मैंने उसे सवाल किया, क्या किया कि आ जाओ और मुझे हिसाब दो, क्या कितने पैसे आपको मिले और कितने पैसे आपने खर्च किए इस रोड पे, हाउ मच मनी स्पेंडेड ऑन इट, कितना पैसा आपने खर्च किया और कितना पैसा आपको फंड हुआ। तो ये आरटीआई के अंडर आ सकता है। ऐसे ही अगर मैं स्कूल में गया, मैंने वहां पे बोर्ड्स देखे, लाइट्स देखे, और मैंने वहां के हेड से बोला कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको इनके लिए कितना फंड हुआ है और आपने कितना खर्च किया, ठीक है बेटा। ये इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए एक सिटीजन जो है वो आरटीआई कर सकता है, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। ओके, जो काम हुआ है तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए एक सिटीजन जो है बेटा वो आरटीआई कर सकता है। अब है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट कंट्री इंप्लीमेंटेड आरटीआई। पहले मुल्क का नाम बताना है जिसने आरटीआई को क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। तो वो नेशन है सूडान, 1776 में। ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है बेटा, और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट कंट्री वर्ल्ड में पहली कंट्री जिसने इंप्लीमेंट किया आरटीआई को, राइट टू इंफॉर्मेशन को, वो है सूडान बेटा। सूडान ने 1766 में आरटीआई एक्ट को क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन को क्या किया, इंप्लीमेंट किया, और बाद में फॉलो किया। सेकंड नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई की अगर हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई की, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आरटीआई को क्यों लाया गया, ठीक है बेटा। एम्पावर द सिटीजन्स, इस आरटीआई के अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर एक सिटीजन को क्या किया गया, एम्पावर किया गया। इसका मतलब यह है मींस टू प्रोवाइड राइट टू सिटीजन टू सीक इंफॉर्मेशन, यानी कि एक सिटीजन को राइट है कि वो इंफॉर्मेशन सीक कर सकता है फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। याद करिए बेटा, पब्लिक अथॉरिटी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन बाय द गवर्नमेंट, या कोई भी, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है बेटा। ओके, पहला पॉइंट तो यह है कि आरटीआई में एम्पावर किया गया सिटीजन्स को कि उनको राइट है कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं पब्लिक अथॉरिटी से। दूसरा चीज,
ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब यह है ओपननेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, यानी कि आरटीआई के अंडर और आरटीआई के जरिए ट्रांसपेरेंसी आई गवर्नमेंट में और एक ओपननेस रही बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। ठीक है बेटा, इससे पहले की अगर बात करेंगे, अगर गवर्नमेंट करप्शन भी करता तो कोई सवाल भी नहीं करता था। तो आरटीआई के अंडर अगर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ने कोई घपला किया, कोई करप्शन किया, तो आरटीआई के अंडर हम क्या कर सकते हैं, आरटीआई के अंडर एक सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट से क्या कर सकता है, सवाल कर सकता है। और गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट इज नाउ अकाउंटेबल, यानी कि गवर्नमेंट को क्या है अब अकाउंटेबिलिटी है कि उसको जवाब देना है, उसको जवाब देना है। इसके साथ साथ बात करेंगे बेटा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आरटीआई से आई। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस आई, ठीक है, कोई करप्शन नहीं, या अकाउंटेबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी ली। ठीक है बेटा, और अगर सिटीजन गवर्नमेंट को कोई भी सवाल करता है तो गवर्नमेंट जो है दैट इज आंसरेबल टू सिटीजन, गवर्नमेंट को क्या देना है, जवाब देना है सिटीजन को। इफ दे वांट टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी वर्क, अगर सिटीजन चाहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए किसी वर्क के बारे में, किसी काम के बारे में, ठीक है बेटा, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, जवाब देना है। आगे चलेंगे तो आरटीआई के दो ऑब्जेक्टिव्स अभी तक हमने पढ़े कि सिटीजन को राइट है कि वो इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, दूसरा आरटीआई की वजह से ओपननेस आई, ओपननेस के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। तीसरा करप्शन, आरटीआई का मेन मकसद जो था वो था करप्शन को कम करना। ठीक है बेटा, करप्शन को कम करना, एम इज टू रिड्यूस करप्शन और टू एंड द करप्शन, करप्शन को खत्म करना या करप्शन को एंड करना। इसके बाद जो कि हमने पहले ही पढ़ा कि इंडिया को क्या जरूरत पड़ी आरटीआई लाने की, क्योंकि इंडिया जो है ये एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो इस डेमोक्रेटिक को ट्रू डेमोक्रेटिक बनाने के लिए सिटीजन को राइट टू इंफॉर्मेशन देना जरूरी था। ठीक है बेटा, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए मींस सिटीजन शुड बी गिवन राइट टू एक्सप्रेस, सिटीजन को राइट दी गई कि वो एक्सप्रेस कर सकते हैं उनकी ओपिनियंस और वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इससे लोगों की पार्टिसिपेशन जो गवर्नमेंट में है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अगर लोगों की पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि जो कंट्री है वहां पे ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप है। आगे प्रोसेस की बेटा बात करेंगे, आप प्रोसेस की बात करेंगे। मान लीजिए मैं एक स्कूल में गया, मैंने वहां पे लाइट्स देखे, टेबल्स देखे, बोर्ड्स देखे, और मैंने वहां के क्लर्क से पूछा, पहला चीज मैंने वहां के क्लर्क से पूछा कि आइए और आप, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपको कितना फंड मिला और आपने कितने पैसे खर्च किए इन टेबल्स पे या इन चेयर्स पे या इन लाइट्स पे। ठीक है बेटा, ओके, अगर उसने मुझे क्या कोई रेस्पॉन्स सही से नहीं दिया तो मैं जाता हूं किसके पास, हेड के पास, और मैं हेड को यही बोलूंगा कि मुझे यहां पे इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर उसने डिले कर दिया बेटा, तो मैं जाता हूं सीआईसी, ठीक है, स्टेट सीआईसी या सेंट्रल सीआईसी, शाबाश सीआईसी, सेंट्रल, अगर हम बात करेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकता है स्टेट लेवल का, सेंटर लेवल का, तो मैं जाऊंगा इनके पास, मैं यानी कि आरटीआई करूंगा। ठीक है बेटा, कि मुझे यहां पे चाहिए क्या, इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो हाईकोर्ट, अगर हाईकोर्ट ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं सेटिस्फाई नहीं रहा, तो सीधे जाऊंगा कहां, सुप्रीम कोर्ट। चलिए आगे चलते हैं बेटा, गुड। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नाउ दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, अगर आप चाहते हो कि आपका कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे गलत ना हो जाए, और अगर आप चाहते हो कि आपके सारे पॉइंट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें कोई चीज मिस ना करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इस टॉपिक का मैं सच में पोस्टमार्टम करने वाला हूं, एक एक चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, जो कि आप ना बुक्स में से देखोगे, ना कि किसी साइट पे आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, हां, जैसे कि मैंने इस लेक्चर को कंपाइल किया है। चले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बच्चा बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। आरटीआई एक्ट से पहले, आरटीआई एक्ट जो इंडिया में आया, ये आया 2005 में, अंडर आर्टिकल 19(1) क्लास ए की अगर हम बात करेंगे, राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन वाज फंडामेंटल राइट। आरटीआई एक्ट 2005 से पहले की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 19 के अंडर, ठीक है बेटा, आर्टिकल 19 के अंडर अगर हम बात करेंगे, एक सिटीजन को राइट थी रिसीव इंफॉर्मेशन की, वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकता था, ये एक फंडामेंटल राइट थी बेटा, फंडामेंटल राइट। ठीक है बेटा, फंडामेंटल राइट जो है, यहां पे मैं एक ओवरव्यू देता हूं। फंडामेंटल राइट जो है ये इंपॉर्टेंट राइट्स है बेटा,
एक सिटीजन के लिए होते हैं और इन राइट्स के बगैर लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जब हम बात करते हैं तो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। और इन्हीं आर्टिकल में से आर्टिकल 1 क्लास ए की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो एक सिटीजन को इंडिया में राइट दी जाती थी और राइट दी गई थी कि वो रिसीव इंफॉर्मेशन कर सकता था। ये एक फंडामेंटल राइट थी। किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 19। कब सर? बिफोर आरटीआई एक्ट 2005। और अगर आर्टिकल 21 की बेटा बात करेंगे, आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है बेटा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिंदगी जीने का हक है। और इसके साथ साथ आर्टिकल 21 के अंदर एक सिटीजन को राइट थी राइट टू नो, यानी कि एक सिटीजन जान सकता था, इंफॉर्मेशन ले सकता था पब्लिक अथॉरिटी से। ये आरटीआई एक्ट 2005 से पहले की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 ने रिप्लेस किया है किसको? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी कि एक एक्ट इससे पहले भी था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। यानी कि फ्रीडम किसकी? फ्रीडम, इंफॉर्मेशन की फ्रीडम, यानी कि सिटीजन्स को फ्रीडम थी कि वो इंफॉर्मेशन ले सकते थे। अगर ये एक्ट था सर, फिर आरटीआई एक्ट की क्या जरूरत पड़ी 2005 में? ऑलरेडी इफ देयर वाज वन एक्ट दैट वाज पास्ड इन 2002 और एक्ट का नाम है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। रीजन क्या है? बिकॉज यहां पे देखिए बच्चा, बिकॉज अंडर दिस एक्ट रूल्स वर नॉट मैंडेटरी। इस एक्ट के अंदर जो भी रूल्स थे वो सही से फॉलो नहीं होते थे बाय द सिटीजन। ठीक है बेटा, वो उतने मैंडेटरी नहीं थे, इतने रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे। इसके साथ साथ इट वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इट्स वर्क वाज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है बेटा, और इस एक्ट के अंदर यानी कि जो भी रूल्स थे वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे। इसीलिए जरूरत पड़ी एक स्ट्रिक्ट एक्ट लाने की, जिसको आरटीआई एक्ट 2005 कहते हैं। और इसके जितने भी रूल्स है ना, वो मैंडेटरी बनाए गए बेटा, मैंडेटरी बनाए गए सिटीजन्स के लिए। और यहां पे उतने ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड या स्ट्रिक्टेड रूल्स नहीं थे। आगे चलते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। ये है इंपॉर्टेंट चीज बच्चा, इंपॉर्टेंट चीज है। इन द केस ऑफ राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1976, इंडिया में 1976 में एक केस हुआ है राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। स्टेट एक साइड, राजनारायण वाज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हिच इज एपेक्स कोर्ट दैट राइट टू इंफॉर्मेशन। और सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, ठीक है बेटा, जो कि एपेक्स कोर्ट माना जाता है। एपेक्स कोर्ट का मतलब है जिसके डिसीजन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, जिसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। ठीक है, लोअर कोर्ट्स के लिए, सिटीजन्स के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज को ऐलान किया गया क्या शुड बी मेड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, यानी क्या राइट टू इंफॉर्मेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया जाए आर्टिकल 19 के द्वारा, यानी कि आर्टिकल 19 के अंडर। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इंडिया ए ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, ताकि इंडिया जो है इसको हम बनाएंगे एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री। पहले से बोल रहा हूं, इंडिया को जरूरत क्या पड़ी आरटीआई की? इसलिए ताकि अगर सिटीजन्स के राइट्स वायलेट हो जाएंगे, सिटीजन्स के राइट्स अगर वायलेट हो जाएंगे ना बेटा, उनको एक राइट है। राइट क्या है बेटा? राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। बट जानने के बगैर वो इस राइट को, अपने थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते या प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट आरटीआई, कुछ फैक्ट्स आरटीआई के मुतालिक पढ़ेंगे। ये याद रखा बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। केस ऑफ राजनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1976 में हुआ और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दौरान इस चीज को ऐलान किया गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन को बनाया जाए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंडर, ताकि इंडिया जो है, इंडिया कंट्री जो है, इस कंट्री को हम एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए। ओके गुड, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। एक पॉइंट क्लियर करेंगे। और जहां पे आपका कंफ्यूजन रहेगा ना बेटा, जहां पे आपका कंफ्यूजन रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है बेटा, हाँ मैं कोशिश करूंगा ताकि आपके सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ओके, सम फैक्ट्स अबाउट आरटीआई। ये बिल जो है बेटा, बिल जो है, जब तक बिल पास नहीं होती है तब तक बिल एक्ट नहीं बनती है। पहला चीज ये याद रखिए बेटा, जब तक बिल पास नहीं होती है पार्लियामेंट में, तब तक तो ये एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। पहले तो ये बिल होती है बेटा, फिर एक्ट बन जाता है, फिर लॉ बन जाता है। ऐसे ही ये जो बिल थी, ये फर्स्ट पासर, ये पहली बार पास की गई लोकसभा में।
याद करें बेटा, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बिल की अगर हम बात करेंगे 2019 में जो बिल पास हुई थी वो अमित शाह के दौरान पास की गई थी, जो कि होम मिनिस्टर था, बट राज्यसभा में पास की गई थी। यहां पे ये बिल जो है, कंफ्यूज ना हो जाइए बेटा, राइट इंफॉर्मेशन जो ये बिल है ये पहली बार पास की गई है लोकसभा में। सर कब? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11 मई 2005 में। 11 मई 2005 में इस बिल को पास किया गया। सर ये लोकसभा क्या है बेटा, राज्यसभा क्या है? यहां मान लीजिए इंडिया का ये पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, इस पार्लियामेंट के दो हाउसेस है। मान लीजिए आपके घर में एक मकान है, एक मकान में रहते हो, इसके दो फ्लोर्स है, ऊपर वाला फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर। ऐसे ही पार्लियामेंट के दो हाउसेस है। एक हाउस का नाम है बेटा लोकसभा, लोगों का सभा यानी कि लोगों का हाउस बेटा, ठीक है बेटा। इसके बाद है राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है बेटा। हाँ, तो यहां पे आप खुद समझोगे, राज्यसभा राजाओं का घर, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा ये पार्लियामेंट के दो हाउसेस है। तो पहली बार बिल को पास किया गया लोकसभा में 11 मई 2005 में। आगे चलते हैं, देन इन राज्यसभा एक दिन के बाद ही 12 मई 2005 में इसको राज्यसभा में पास किया गया। फैक्ट्स पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में, इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस बिल रिसीव्ड, जब बिल दो हाउसेज में पास होती है ना बेटा, पास होती है, एक्सेप्ट द मोनी बिल, पॉलिटी में पढ़ोगे, मोनी बिल में एसेंट आता है यानी कि कंसेंट लेते हैं प्रेसिडेंट से पहले ही। बट ऐसे बिल्स जब पास होते हैं पहले पार्लियामेंट के दो हाउसेज में, उसके बाद ये बिल चली जाती है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास किसके लिए? एजेंट देने के लिए। और प्रेसिडेंट ने एजेंट दिया इस बिल पे। सर कब दिया? 15 जून 2005। रिमेंबर दिस नेम, इस नाम को याद रखे तो 1 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा बच्चा। दिस बिल रिसीव्ड एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट भी कौन था ये भी मेंशन मैंने किया है, प्रेसिडेंट था एपीजे अब्दुल कलाम। कौन था? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑन 15 जून 2005 में एजेंट मिली प्रेसिडेंट की इस बिल पे। एंड फाइनली जब बात करते हैं बच्चा, फाइनली इस बिल को एक्ट बनाया गया एंड केम इनटू फोर्स, और फोर्स में लाया गया 12 अक्टूबर 2005। 4 डेट्स मैंने डिस्कस किए, 4 के 4 याद रखे। 11 मई 2005, फिर 12 मई 2005, फिर 15 जून 2005 में प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया। और लास्ट वाला पॉइंट जो डिस्कस हुआ है, लास्ट वाला डेट जो डिस्कस हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बिल को कब फोर्स में लाया गया? 12 अक्टूबर 2005। समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके सर, हम एंजॉय कर रहे हैं। ओके बेटा, मजा तो आना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब हम बात करते हैं बेटा आरटीआई, तो फाइल किसने किया इंडिया में? उसका नाम है शाहिद रजा। नाम याद रखिए, शाहिद रजा जो है ये पर्सनैलिटी जो है, इसने पहली बार आरटीआई फाइल किया इंडिया में। कहां पे? सर पुणे पुलिस स्टेशन में। ये भी याद रखिए बच्चा, पुणे पुलिस स्टेशन भी याद रखिए। शाहिद रजा ने पहली बार इंडिया में आरटीआई फाइल किया पुणे पुलिस स्टेशन में। आगे चलते हैं सर। एंड फर्स्ट स्टेट, wow, point is to be noted, first state was Tamil Nadu that enacted RTI। पहली स्टेट जिसने एनेक्ट किया बेटा आरटीआई एक्ट को फोर्स में लाया, एनेक्ट किया, वो है तमिलनाडु। क्या है बेटा? Tamil Nadu is the first state that enacted RTI Act 2005 and first person who filed an RTI, जिसने फाइल किया RTI, उसका नाम है शाहिद रजा इन पुणे पुलिस स्टेशन। मजा आ रहा है ना बच्चा? ओके मेरा बच्चा, आगे चलते हैं। RTI मूवमेंट वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, आरटीआई मूवमेंट को पहली बार इंडिया में स्टार्ट किया गया है 1994 में। किसने किया? मजदूर किसान शक्ति संगठन। शाबाश बेटा, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने पहला आरटीआई मूवमेंट स्टार्ट किया 1994 में कि आरटीआई को लाया जाए। ये पहली बार इस पे एक मूवमेंट चलाई कब? 1994 में। सर किसने? MKSS राजस्थान में चलाई गई टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि वहां पे लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा करप्शन होता था। तो इस करप्शन पे सवाल करने के लिए, इस करप्शन को खत्म करने के लिए
कम करने के लिए मजदूर किसान शक्ति संगठन ने क्या किया, आरटीआई मूवमेंट चलाया कि हमें आरटीआई चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है बेटा, हम चाहते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि जो पैसा आ रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ये पैसा कहां जा रहा है। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। गुड, आगे चलेंगे बच्चा, आगे चलेंगे। अगर इस मूवमेंट की बात करेंगे, इस मूवमेंट की बात करेंगे, इस मूवमेंट की लीडर जो है अरुणा राय वाज लीडिंग दिस मूवमेंट। अरुणा राय इस मूवमेंट की को फाउंडर यानी कि लीडर थी एंड इज रिगार्डेड एज फाउंडर ऑफ आरटीआई एक्ट। फाउंडर ऑफ आरटीआई एक्ट माना जाता है अरुणा राय को। याद रखिए बेटा, क्योंकि राजस्थान में जो आरटीआई मूवमेंट मजदूर किसान शक्ति संगठन ने चलाई थी, उसके लीडर की जब हम बात करते हैं तो नाम आता है हमारी जुबान पे अरुणा राय का। इसीलिए अरुणा राय को टैग किया गया है किसके साथ, फाउंडर ऑफ आरटीआई एक्ट। रिमेंबर, these points are very very important. Whatever we have discussed, don't skip anything, don't do this mistake. After the abrogation of Article 370, जब जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, ठीक है बेटा, एंड आफ्टर 31 अक्टूबर यानी कि 31 अक्टूबर में क्या किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, एक जे-एंड-के और एक लद्दाख, एक जे-एंड-के और एक लद्दाख, ये दो यूनियन टेरिटरीज। अगर 2009 से पहले की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में अपना आरटीआई एक्ट था जो कि फोर्स में आया था 20 मार्च यहां पे देख सकते हो 2009 में। बट जब आर्टिकल 370 को हटाया गया बेटा 31 अक्टूबर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जब फोर्स में लाया गया, जब जे-एंड-के को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था, बाइफरकेट किया गया था, तो उसी टाइम आरटीआई एक्ट जो 2005 का है इंडिया का, बिकेम एप्लीकेबल, यह एप्लीकेबल बन गया ऑन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आल्सो एंड रिप्लेस्ड इट्स आरटीआई एक्ट, और इसने रिप्लेस किया जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई एक्ट को जो एनफोर्स हुआ था 20 मार्च 2009। देखो बेटा कितना इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत मेहनत से ये चीजें मैंने लाई है बेटा आपके लिए, इसलिए लाइक जरूर करिए। ओके, एब्रिगेशन आर्टिकल 370 और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब फोर्स में आया, ठीक है बेटा, हाँ फोर्स में आया 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दौरान जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, वन जम्मू एंड कश्मीर एंड सेकंड वन लद्दाख, और उसी के साथ जे-एंड-के का अपना आरटीआई एक्ट जो है बेटा उसको रिप्लेस किया गया 2005 एक्ट से, 2005 आरटीआई एक्ट से, ठीक है बेटा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से, जो कि कहां का है, जो कि इंडिया का आरटीआई एक्ट है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। आरटीआई 2005, आरटीआई एक्ट 2005 की जब हम बात करते हैं, इट हैज 6 चैप्टर्स। पहला पॉइंट, इसके कितने चैप्टर्स है बेटा, इसके कितने चैप्टर्स है, 6 चैप्टर है बेटा, 6 चैप्टर है, याद रखिए। इसके सेक्शंस कितने हैं, 31 सेक्शंस है, और 2 शेड्यूल्स है बेटा, 2 शेड्यूल्स है। इसके 2 शेड्यूल्स है बेटा, 2 शेड्यूल्स है, और साथ साथ 31 सेक्शंस और 6 चैप्टर। सवाल आ सकता है कि कितने सेक्शंस आरटीआई एक्ट 2005 में है, शाबाश, कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है, चैप्टर्स 6 है, सेक्शन 31 है, एक एक करके पढ़ेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे एक एक सेक्शन का, ठीक है बेटा। और मैं इस कंसेप्ट को इतना आसान बनाऊंगा ना, इतना आसान बनाऊंगा, आज तक आपने ऐसा कोई भी कंसेप्ट समझा नहीं होगा जैसे कि आज आप आरटीआई समझोगे बेटा, ठीक है। यह सबसे आसान कंसेप्ट आपको लगेगा, ठीक है बेटा। करना क्या है, करना एक चीज है कि वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना है, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं खुद समझाऊंगा आपको एक एक पॉइंट। और इसके साथ साथ शेड्यूल्स कितने हैं बेटा, शेड्यूल्स है इसमें 2। गुड, आगे पहले चैप्टर की बात करेंगे, नाम याद रखिए, नाम याद रखिए, क्योंकि कभी इस पे भी सवाल पूछा जाता है। पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, दूसरा चैप्टर है ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। क्या है बेटा, ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। तीसरा सीआईसी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन भी होता है कभी, यहां पे है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है बेटा। और एसआईसी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, शाबाश, ये पढ़ेंगे हम, आप टेंशन ना लीजिए। इसके बाद ये है चैप्टर 2, ये है 3 सीआईसी, 4 एसआईसी, 5 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ
इंफॉर्मेशन कमीशन। ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है बेटा, इंफॉर्मेशन कमीशन है, इनके पावर्स क्या है और इनके पेनल्टीज क्या रहने वाले हैं। पेनल्टीज, अगर ये आरटीआई को रेस्पॉन्स नहीं देंगे, क्या इनको भी पेनल्टी होगी कि नहीं होगी, पढ़ेंगे हम। इसके बाद है मिसलेनियस, यानी कि जो इसके अलावा बचा है वो हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में आगे। अब है पहले दो शेड्यूल्स, पहले तो ये दो शेड्यूल्स हम डिस्कस करेंगे। शेड्यूल नंबर फर्स्ट यहां पे है, आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। शेड्यूल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि किस शेड्यूल में क्या लिखा गया है। शेड्यूल फर्स्ट, ऑथ टेकन बाय पब्लिक ऑफिशियल्स, यानी कि जब हम पब्लिक अथॉरिटी की बात करते हैं, उनके शपथ की जब हम बात करते हैं, यानी कि ऑथ की बात करते हैं, वो ऑथ उनका जो मेंशन है वो है शेड्यूल नंबर फर्स्ट में, ऑथ टेकन बाय पब्लिक ऑफिशियल्स और पब्लिक अथॉरिटीज। आगे चलते हैं बेटा, शेड्यूल नंबर सेकंड की अगर हम बात करेंगे, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आते हैं बोथ सेंट्रल एंड स्टेट और एक्सेप्टेड। अगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस की बात करेंगे बेटा, वो एग्जेम्प्टेड है, चाहे वो स्टेट लेवल के है या सेंटर लेवल के है, वो एग्जेम्प्टेड है आरटीआई से। क्योंकि अगर हम बात करेंगे सिक्योरिटी की, तो ये रिवील नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बॉर्डर की इंफॉर्मेशन ये रिवील नहीं कर सकते हैं, या रॉ की अगर हम बात करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा सेक्रेट्स होते हैं जो वो शेयर नहीं कर सकते। और एक सिटीजन अगर आरटीआई फाइल करेगा और रॉ से वो सेक्रेट्स मांगना चाहेगा, ठीक है बेटा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो इन चीजों को डिस्क्लोज कर सकते हैं। या सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, इनके पास कुछ सेक्रेट्स रहते हैं अबाउट द नेशन, जिनको ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो ये एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम आरटीआई, एक्सेप्ट इन केस ऑफ बट इन पे भी चलाएंगे आरटीआई अगर ये करप्शन में फंस गए या साथ साथ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। ठीक है बेटा, हां, अगर नेशन की इंटीग्रिटी के लिए हमने सवाल किया, आरटीआई किया सिक्योरिटी से या इंटेलिजेंस से इंटीग्रिटी ब्रेक करने के लिए, तब तो ये इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यहां कुछ सेक्रेट्स होते हैं देश के मुतालिक, नेशन के मुतालिक, जिनको ये बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि इनको प्रोहिबिशन होती है बेटा, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ऊपर गवर्नमेंट से। आगे अगर बात करेंगे तो बट इन पे भी चलाएंगे आरटीआई, इनको भी आरटीआई करेंगे, नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को। अगर ये उन्होंने करप्शन किया, करप्शन के साथ साथ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अगर की, तो यहां पे एक चीज आप क्लियर कर लीजिए बेटा, अगर आपने कहीं पे करप्शन देखा तो आरटीआई उस पे बनता है, अगर आपने वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स देखी तो यहां पे भी दो पॉइंट्स है जिन पे आरटीआई लगा सकते हैं। गुड, नाउ लेट्स मूव ऑन। अब पढ़ेंगे हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा, प्रिलिमिनरी की बात करेंगे। इसमें आता है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, ये भी आप याद रखें क्योंकि इससे भी डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है बेटा, और बहुत बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, पहले चैप्टर में कौन कौन सा सेक्शन आता है। ठीक है बेटा, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सर डर है क्या सेक्शन समझ में आएगी कि नहीं, इतने सारे सेक्शन सर कैसे याद रखेंगे, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पहली बोला इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है बेटा, मैं इसको इतना आसान बनाऊंगा ना, इतना आसान बनाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज टफ नहीं दिखेगा इसमें। सेक्शन 1 की पहले बात करेंगे। शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल लिखा है किसमें, शॉर्ट टाइटल लिखा है सेक्शन 1 में। मतलब क्या है, मतलब मैंने यहां पे खोल लिया है, आरटीआई एक्सटेंड्स टू होल इंडिया। बेटा आरटीआई जो है ये एप्लीकेबल है सारे देश पे, सारे हिंदुस्तान पे, सारे इंडिया पे, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पे भी ये एप्लीकेबल है, बट रिमेंबर दिस पॉइंट, अभी अभी हमने डिस्कस किया, आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर का अपना आरटीआई एक्ट था बेटा, जो कि फोर्स में आया था 2009 में। याद करिए बच्चा, तो 2009 में जम्मू एंड कश्मीर का अपना आरटीआई एक्ट फोर्स में आया था, और 2019 में जब जेएंडके को यूटी में डिवाइड किया गया, बाइफरकेट किया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर एक लद्दाख, तब तो इस आरटीआई एक्ट जम्मू एंड कश्मीर को रिप्लेस किया गया बेटा, और आरटीआई एक्ट 2005 जो है इंडिया का, वो एप्लीकेबल किया गया जम्मू एंड कश्मीर पे भी। समझ में आया? तो ये करंट क्वेश्चन बनता है आपका और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। आगे चलेंगे, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी। दूसरा चीज सेक्शन 1 में क्या है, टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, कि सिटीजन को राइट है वो इंफॉर्मेशन ले सकता है किससे सर, पब्लिक अथॉरिटी से। सर पब्लिक अथॉरिटी क्या है, हम कंफ्यूज है, अभी भी कंफ्यूज हो, मैंने तो पब्लिक अथॉरिटी को इतने अच्छे से समझाया है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कोई भी अथॉरिटी, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बनाया गया है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन या लेजिस्लेशन के द्वारा, या जिसको फंड कौन करता है बेटा, गवर्नमेंट करता है। सम कॉन्फिडेंशियल, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल होते हैं जिनको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं आरटीआई के अंडर बेटा, जैसे कि सिक्योरिटी हमने अभी डिस्कस किया, राख के बारे में हमने डिस्कस किया, और भी जितने चीजें हैं ना बेटा, एक एक पढ़ेंगे आप, टेंशन ना लीजिए। और सेक्रेट
इंफॉर्मेशन, सेक्रेट इंफॉर्मेशन कांट बी शेयर्ड, यानी कि जो चीजें पर्सनल होंगे ना बेटा, सेक्रेट्स होंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होगी उसको भी शेयर नहीं कर सकते आरटीआई के अंडर। अगर किसी ने मुझे आरटीआई किया कि जो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन पे उसने आरटीआई किया कि मैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं, तो मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकता हूं बच्चा। इसके साथ साथ एक सेक्रेट एक्ट पास हुआ था 1923 में, व्हेन इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स, और इस एक्ट के अंडर जितने भी सेक्रेट्स मेंशन है ना बेटा, जितने भी चीजें मेंशन है, उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा अगर उन पे आरटीआई क्या फाइल किया जाएगा, तब भी उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा क्योंकि वो सेक्रेट एक्ट के अंडर आते हैं। चलिए सर, पहला सेक्शन समझा बच्चा? ओके, आगे सेक्शन टू में है डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन है। चलिए आगे चलते हैं, डेफिनेशन पढ़ेंगे इसको डिटेल के साथ। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, पहले भी आपको मैंने ये समझाया, मीन्स एनी मटेरियल, कोई भी मटेरियल, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ईमेल के फॉर्म में बेटा, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है सेक्शन 2H, इसमें क्या है, पब्लिक अथॉरिटी, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है बेटा, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मीन्स ए बॉडी और अथॉरिटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड। यहां पे मैंने लिखा है बड़ी खूबसूरती के साथ, यानी कि एक ऐसी बॉडी, पब्लिक अथॉरिटी का मतलब एक ऐसी बॉडी या एक ऐसी अथॉरिटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड जो होगी, ठीक है बेटा। चलिए, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान बनाया गया। सेक्शन 2N में क्या है, थर्ड पार्टी का मतलब है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया के रेजिडेंट्स नहीं होते हैं, अदर देन सिटीजन्स, यहां पे लिखा है अदर देन सिटीजन्स के अलावा, डिमांड्स फॉर इंफॉर्मेशन, वो भी डिमांड करते हैं इंफॉर्मेशन की कि हमें भी इंफॉर्मेशन चाहिए पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है बेटा। बट इन सम स्पेशल केसेस, मगर वो कुछ ही केसेस में आरटीआई फाइल कर सकते हैं, उसी को थर्ड पार्टी कहते हैं, यानी कि जो सिटीजन्स के अलावा होते हैं। गुड, आगे चलेंगे बेटा। चैप्टर टू क्या है, चैप्टर 2 में है सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 11 तक। पहला पॉइंट, सेक्शन 3 में क्या है, राइट टू फाइल आरटीआई, यानी कि एक सिटीजन को राइट है कि वो फाइल कर सकता है राइट इंफॉर्मेशन को, ठीक है बेटा। हाँ, आरटीआई को ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू फाइल आरटीआई, ये तो मैंने अभी समझाया। सेक्शन 3 में क्या है बेटा, सेक्शन 3 में है कि सिटीजन्स को क्या है, राइट है कि वो फाइल कर सकते हैं आरटीआई को। एनआरआई कैन ऑल्सो फाइल आरटीआई बट इन स्पेशल केसेस। एनआरआई मीन्स नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है, वो भी फाइल कर सकता है आरटीआई को, बट स्पेशल केसेस में। इस पॉइंट को याद करिए, बार बार याद करिए। सेक्शन 4 में क्या लिखा है, ओब्लिगेशन इज फॉर पब्लिक अथॉरिटी जो है, जिससे सिटीजन क्या चाहता है, इंफॉर्मेशन चाहता है बेटा, उसके लिए कुछ एब्लिगेशंस है, कुछ ड्यूटीज है बेटा, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, उसको मेंटेन रखने हैं क्या, रिकॉर्ड्स। टू पब्लिश इंफॉर्मेशन विद इन 120 days आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट। जब इस एक्ट को एनेक्ट किया गया था, एनफोर्स किया गया था, तब तो यह कहा गया कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी है 120 दिन के अंडर, 120 दिन के अंडर, ठीक है बेटा। हाँ, अगर किसी ने आरटीआई किया तो इसका रेस्पॉन्स जो है ना, यानी कि जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उसको पब्लिश करना है 120 डेज में, जब इस आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, जब इस एक्ट को क्या किया गया था, एनेक्ट किया गया था। तो ये ऑब्लिगेशन है, पहला कि इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना और इसके साथ साथ रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना बच्चा, मेंटेन रखना। आगे चलेंगे सेक्शन नंबर 5 पे, ठीक है बेटा। आप देख लीजिए कितने अच्छे से मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है बेटा। हाँ, अच्छे से, कि बहुत अच्छे से, बहुत आसानी के साथ मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा आज। सेक्शन 5 क्या है, ऑफिसर्स अंडर आरटीआई। आरटीआई के अंडर कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं, जो अगर किसी सिटीजन ने आरटीआई किया कि वो इंफॉर्मेशन चाहता है पब्लिक अथॉरिटी से, तो उस आरटीआई पे कौन रिस्पॉन्स देगा, यानी कि कौन से ऑफिसर्स इस आरटीआई के अंडर रहते हैं। पहला एपीआईओ, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है। इसके बाद पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ये सेंटर में भी होते हैं और स्टेट लेवल पे भी होते हैं। इसको कहेंगे स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसको कहेंगे सेंटर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है बेटा। हाँ, ऐसे ही यहां पे स्टेट असिस्टेंट, ये असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट में भी रहेगा और सेंटर में भी। चूजन बाय पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है बेटा।
पब्लिक अथॉरिटी के दौरान ये चूज किए जाते हैं, पब्लिक अथॉरिटी के दौरान, यानी कि जिससे हम क्या करते हैं बेटा, जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो एक्सेस द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो वही क्या करते हैं, वही तो एपीआईओ या पीआईओ को चूज करते हैं विद इन 100 डेज के अंदर। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल टू आंसर टू द एप्लीकेंट हु फाइल्स आरटीआई, यही तो रेस्पॉन्सिबल होंगे, यही तो जिम्मेदार होंगे, यही तो जवाब देंगे। किसका जवाब देंगे, जो एप्लीकेंट ने फाइल किया है आरटीआई, और किस पे किया है, उन सवालों के जवाब देंगे कौन, एक देगा एपीआईओ और एक देगा पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये दोनों ऑफिसर्स चूजन होते हैं बाय पब्लिक अथॉरिटी। नाउ सेक्शन 6 मैनर ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन। अगर हम आरटीआई करते हैं ना बेटा, तो मैनर क्या रहने वाला है, किस अंदाज से, किस फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं एप्लीकेशन को या आरटीआई को। पहला, एप्लीकेशन इन रिटन और टाइप्ड फॉर्म। पहले तो एक एप्लीकेशन लिखनी है, यह रिटन फॉर्म में होनी चाहिए या टाइप्ड फॉर्म में होनी चाहिए। टाइप्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, और रिटन फॉर्म में पहले एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद आरटीआई का जो फी है, ये देख के आप हैरान हो जाओगे, 10 रुपये है फी इसका, बट नो फी फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं बेटा, बीपीएल अंत्योदय में जो आते हैं, उनके लिए बेटा कोई भी फीस नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फी, ठीक है बेटा। तो जो बीपीएल से ऊपर है उनको फी भरना पड़ता है 10 रुपीज, बट ये स्टेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो वेरी होते हैं, बट जनरली अगर बात करेंगे तो 10 रुपए रहता है। लैंग्वेजेस यानी कि किस लैंग्वेज में हम एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो गवर्नमेंट पर्पस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाए गए, वरना तो इंडिया में कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज नहीं है बेटा। और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज की बात करेंगे, लोकल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, तो इस लैंग्वेज में अभी हम एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, शाबाश, राइट कर सकते हैं। आगे पर्टिकुलर्स क्या रहने वाले हैं, यानी कि इसका मतलब यह है विच इंफॉर्मेशन यू वांट टू सी, यानी कि कौन सी इंफॉर्मेशन सिटीजन चाहता है जिसने आरटीआई को फाइल किया, एक्सेप्ट पर्सनल, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन के बगैर। वो फॉर एग्जांपल कोई सिटीजन है, वो किसी ऑफिसर को क्या करता है, आरटीआई करता है, अब वो उसको क्या करेगा, सवाल करेगा पर्सनल नेचर पे, ठीक है बेटा, या पर्सनल बैकग्राउंड पे, जो उसके घर में चलता है उस पे सवाल करेगा, तो उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है इस एक्ट के अंडर। चले आगे चलते हैं। नाउ सेक्शन 7 की बेटा बात करेंगे। सेक्शन 7 में है डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट का मतलब क्या है, यहां पे एपीआईओ आप देख सकते हो, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, यानी कि जिस सिटीजन ने आरटीआई को फाइल किया, किसको किया, अगर उसने एपीआईओ को किया, तो डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट कितने टाइम में मिलना चाहिए, 35 डेज में रिस्पांस मिलना चाहिए, मैक्सिमम 35 डेज एपीआईओ ले सकता है, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन ले सकता है, ठीक है बेटा, मैक्सिमम 35 डेज, और 35 डेज में इसको क्या देना है, रेस्पॉन्स देना है। पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को के पास 30 डेज होते हैं मैक्सिमम, वो 30 डेज में इसको क्या देनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है या रेस्पॉन्स देना होता है। इफ द इंफॉर्मेशन विल बी रिलेटेड टू लाइफ एंड लिबर्टी, और अगर आरटीआई किस पे किया जाएगा, लाइफ और लिबर्टी पे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होगी जो एक सिटीजन चाहता है वो किसके मुतालिक होगा, लाइफ और लिबर्टी के मुताबिक, तब तो सिर्फ 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना है, ठीक है बेटा। हाँ, 48 आवर्स तब होते हैं इन कमिश्नर्स के पास, और 48 आवर्स में उनको क्या करनी होती है, उनको इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी होती है। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया अदर देन सिटीजन, इसको थर्ड पार्टी कहते हैं बेटा। अगर इस एनआरआई ने आरटीआई किया तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो 40 डेज टाइम ले सकता है, 40 डेज टाइम। इन केस ऑफ रिजेक्शन, यहां पे आप इफ नहीं है, यहां पे आप करेक्शन कर लीजिए, इन केस ऑफ रिजेक्शन और नो रिप्लाई, अगर मैंने आरटीआई किया या आपने आरटीआई किया, ठीक है बेटा, तो अगर असिस्टेंट को किया, असिस्टेंट एपीआईओ को, ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन को या ऑफिसर को, ठीक है बेटा, या पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, ठीक है बेटा, या पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन को, तो इनके पास 35 डेज होते हैं, इसके पास 30 डेज होते हैं, ठीक है बेटा। एनआरआई ने अगर किया तो 40 डेज होते हैं। अगर बेटा इससे ज्यादा टाइम लगा, या रिजेक्शन जो हमने आरटीआई किया वो क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, या कोई भी रिप्लाई वहां से नहीं मिल रहा है, सिटीजन कैन फाइल अगेन, सिटीजन जो है वो एक बार फिर से आरटीआई कर सकते हैं
सेक्शन 19 के अंडर, ये याद करिए बेटा, बाद में सेक्शन 19 में डिस्कस करने वाला नहीं हूं। सेक्शन 19 के अंडर अगर आरटीआई किसी सिटीजन ने किया, इंफॉर्मेशन चाहता है, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, उस टाइम में यानी कि 30 या 35 डेज में, तब वो क्या कर सकता है, वो एक बार फिर से आरटीआई कर सकता है सेक्शन 19 के अंडर, जो कि आरटीआई का सेक्शन 19 है बेटा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 नहीं है, ये सेक्शन 19 है। सेकंड अपील कर सकता है इंफॉर्मेशन। सेकंड अपील की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब एक सिटीजन ने आरटीआई फाइल किया, तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 30 डेज या 35 डेज में अगर रेस्पॉन्स नहीं आया, तो ये सेकंड अपील कर सकता है बेटा, अपील टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए या इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। किसको? इंफॉर्मेशन कमीशन को बेटा, इंफॉर्मेशन कमीशन को। और ये इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, ये स्टेट लेवल का भी हो सकता है और ये सेंट्रल लेवल का भी हो सकता है। विद इन 90 डेज, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90 डेज में, 90 दिनों में सेकंड अपील कर सकता है अगर पहले अपील पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला या पहली अपील जो है वो रिजेक्ट की गई। आगे सेक्शन 8, सेक्शन 8 एक्सेप्शंस है बेटा, एक्सेप्शन जिन पे आरटीआई नहीं कर सकते, यानी कि जिन चीजों पे हम इंफॉर्मेशन को हासिल नहीं कर सकते या इंफॉर्मेशन की डिमांड नहीं कर सकते हैं। पहला, इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सनल नेचर, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, अब मैंने आरटीआई किया और मैं चाहता हूं कि वो अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उनकी होगी या पर्सनल बैकग्राउंड जो होगा, मैंने उसकी डिमांड की, ठीक है बेटा, यानी कि मैं इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूं किसी इंसान के पर्सनल नेचर के बारे में, तो वो अपने पर्सनल नेचर के बारे में जो उसका पर्सनल बैकग्राउंड होगा वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। तो पहला चीज, पहली एग्जम्पशन ये है कि जो हम इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी से चाहेंगे तो वो पर्सनल नेचर पे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। दूसरी एग्जेप्शन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी यानी कि इंडिया के डिफेंस की अगर हम बात करेंगे, डिफेंस की सिक्योरिटी की बात करेंगे, दे आर एक्सेप्टेड फ्रॉम आरटीआई, यानी कि वो भी आरटीआई से क्या है, एक्सेप्टेड, क्योंकि सिक्योरिटी जो है इसको नेशन के मुतालिक राज पता होते हैं, तो वो राज जो होते हैं, वो सेक्रेटरी जो होते हैं, वो डिस्क्लोज नहीं हो सकते हैं अंडर आरटीआई। इसके साथ साथ ट्रेड सेक्रेट्स जो होते हैं, कोई बिजनेस एंटिटी है, कोई बिजनेस पर्सन है जिसके ट्रेड के सेक्रेटरीज बहुत सारे हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, तो मैं आरटीआई करूंगा कि मुझे ट्रेड सेक्रेटरीज जानने हैं, तो वो ट्रेड सेक्रेटरीज को क्या नहीं कर सकता है, रिवील नहीं कर सकता है। ओके, इंफॉर्मेशन कम अंडर सेक्रेट एक्ट 1923। 1923 में ब्रिटिश इंडिया में एक एक्ट को पास किया गया, सेक्रेट एक्ट, और इस एक्ट के अंडर जितने भी चीजें आती है ना, वो डिस्क्लोज नहीं हो सकते हैं, वो एग्जेम्प्टेड है आरटीआई से। आगे सेक्शन 9, रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, अगर किसी सिटीजन ने आरटीआई किया, समझ लीजिए बात को, किसी सिटीजन ने आरटीआई किया या अपील की, ये इंफॉर्मेशन क्या करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, इन सम केसेस में, कुछ केसेस में इसकी अपील को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिक्योरिटी के मुतालिक या ट्रेड सेक्रेटरीज के मुतालिक आरटीआई होगा, तो उस आरटीआई को, इस अपील को क्या किया जाएगा बेटा, शाबाश, रिजेक्ट किया जाएगा। सेक्शन 10 की बात करेंगे, पार्शियल डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज परमिटेड बाय द गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, अगर यहां पे मान लीजिए कोई सिटीजन है, इसने यहां पब्लिक अथॉरिटी को क्या किया, आरटीआई किया बेटा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और ये पब्लिक अथॉरिटी को क्या करना है, रेस्पॉन्स देना है, ठीक है बेटा, कुछ टाइम में ही रेस्पॉन्स देना है, वो टाइम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और जो इसका रेस्पॉन्स होगा ना बेटा, जो इसका रेस्पॉन्स होगा वो होगा एज पर द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जितना गवर्नमेंट ने परमिट किया होगा, जिन चीजों को परमिट किया होगा, किसके लिए, डिस्क्लोज करने के लिए या रिवील करने के लिए, उन चीजों को ये पब्लिक अथॉरिटी वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है, पब्लिश कर सकती है। बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी भी होती है जिस पे प्रोहिबिशन होती है गवर्नमेंट की, तो उसको क्या नहीं कर सकते हैं, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे बेटा, बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लायक होगी या जिसके लिए परमिशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर या एज पर द रूल्स, ठीक है बेटा, तो वो इंफॉर्मेशन पब्लिश हो सकती है, बट जो प्रोहिबिटेड होगी वो तो एक पब्लिक अथॉरिटी जो होती है वो पब्लिश नहीं कर सकती है। सेक्शन 11, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, जैसे कि एनआरआई, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि थर्ड पार्टी की जो अपील होती है, ठीक है बेटा, वो सेक्शन 11 में मेंशन किया गया है। अब है हमारे पास और एक सेक्शन
ठीक है बेटा, सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14। बट चैप्टर 3 यहां से हमारा स्टार्ट होता है। चैप्टर 3 की बात करेंगे। चैप्टर 3 में है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। क्या है बेटा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। जो कमीशन आरटीआई के अंडर होता है वो होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इस इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। पहले सेक्शन 12, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कंसिस्ट्स ऑफ, यहां पे है कमीशन, कंसिस्ट्स ऑफ वन चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, CIC, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और एग्जाम में कभी ये एब्रिविएशन आ सकती है, CIC स्टैंड्स फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है बेटा, यानी कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, कमीशन जो होता है, कमीशन का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। कमीशन मीन्स बॉडी ऑफ पर्सनस, मिनिस्टर्स, बॉडी ऑफ पर्सन। और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कंसिस्ट्स ऑफ वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, इसमें एक CIC होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एंड 10 अदर मेंबर्स, यानी कि 1 + 10 = 11। कितने मेंबर्स होते हैं बेटा? 11। 10 होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का एक हेड होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आगे CIC, यानी कि जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ऑन द कंसेंट ऑफ कमिटी, एक कमिटी के कंसेंट पे, ऑन द कंसल्टेशन ऑफ कमिटी, यानी क्या CIC अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, बट प्रेसिडेंट को सजेशन, रिकमेंडेशन देते हैं कौन? शाबाश बेटा, एक प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है। शाबाश। कमिटी का मतलब क्या है? कमिटी का मतलब है ग्रुप। ठीक है बेटा, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ओके, और इस कमिटी में होता है प्राइम मिनिस्टर जो कि चेयरपर्सन रहता है, हेड रहता है। इसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए 2 मेंबर, और है प्रेसिडेंट। ठीक है बेटा, प्रेसिडेंट, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि यूनियन मिनिस्टर होता है, बट कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि इंटेलिजेंट मिनिस्टर होता है। इसको क्या करता है बेटा? इसको नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। तो ये 3 मेंबर्स जो है, ये कमिटी जो है, ये कमिटी कंसेंट देती है प्रेसिडेंट को, जब प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है? CIC को। पहले मैं आपको यहां पे एक पॉइंट क्लियर करूंगा। अपॉइंटमेंट पावर जो इंडिया में होते हैं ना बेटा, ये प्रेसिडेंट के पास होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CIC, इंफॉर्मेशन कमीशन की अगर हम बात करेंगे, जिस भी अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो आप टिक करना किस पे? प्रेसिडेंट पे। ओके, लेट्स मूव ऑन। डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि CIC को या इंफॉर्मेशन कमीशन को किन बुनियादों पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, यानी कि लोकसभा का मेंबर होगा, राज्यसभा का मेंबर होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी स्टेट के असेंबली का अगर ये मेंबर होगा, होल्ड एनी अदर ऑफिस, या कोई और ऑफिस होगा इसका। ठीक है, साइमल्टेनियस, यानी कि ये किसी और ऑफिस में जॉब करता होगा। इन 3 बुनियादों पे, इन 3 ग्राउंड्स पे CIC को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हेड क्वार्टर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है बेटा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें 11 मेंबर रहते हैं, 11 मेंबर 10, और एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहता है। इसका हेड क्वार्टर जो है, जहां पे ये बैठते हैं, वो है न्यू दिल्ली बेटा। ठीक है, दिल्ली। ओके, आगे सेक्शन 13 की बात करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस, यानी कि जो ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है या इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, इनके टर्म का मतलब है कितने साल तक के ऑफिस में रहते हैं। कंडीशंस यानी कि सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है इनकी, चलिए यहां पे देखते हैं। टर्म ऑफ द पीरियड ऑफ 5 ईयर, यानी कि CIC या इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे तो इनकी टर्म 5 साल तक होती थी। फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, किस डेट से? जब ये ज्वाइन करते थे, एंटर होते थे ऑफिस में, तो 65 ईयर्स एज, और कब तक? 65 ईयर्स एज तक। ठीक है बेटा, ये रिटायरमेंट एज मानी जाती थी CIC के लिए, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या IC इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए, बट टर्म 5 साल थी। बट 2019 में जो रिसेंटली इस एक्ट में जो चेंजेस आए, 2019 अमेंडमेंट एक्ट, जब हम बात करते हैं अमेंडमेंट का मतलब है चेंज, इस एक्ट में चेंज क्या आई? पहली चेंज
इट वॉज चेंज्ड, नाउ सेंटर गवर्नमेंट विल डिसाइड द टर्म ऑफ सीआईसी। सीआईसी मीन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कितने सालों तक रहता था? टर्म इसकी होती थी 5 इयर्स, एज अप टू 65। अब तो सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा कि कितने टाइम तक ये ऑफिस में रहेगा, इसकी टर्म कितने साल तक रहने वाली है। सर ये लॉ कब बनाएगा? ये चेंज जो है ये लाई गई इस एक्ट में 2019 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। ठीक है बेटा, बी क्लियर अबाउट इट, आराम से समझा रहा हूं। नाउ सेंटर गवर्नमेंट विल डिसाइड द टर्म ऑफ सीआईसी, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन में 13 मेंबर होते हैं, एक होता है चीफ और होते हैं 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। कितने साल तक रहेंगे अब सेंटर डिसाइड करेगा, और 2019 से पहले इनकी टर्म 5 साल होती थी। आगे चलते बेटा, यह है सेक्शन 13। अब बताइए आप सच में मैं इन सेक्शंस का पोस्टमार्टम कर रहा हूं कि नहीं? अब है रिजिग्नेशन अगर सीआईसी देगा, ठीक है बेटा, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। मैंने पहले ही बोला जब भी पावर ऑफ अपॉइंटमेंट आएगा तो प्रेसिडेंट पे आप टिक मारना। सीआईसी अगर रिजाइन करेगा, इसको रिटर्न देना है किसको? प्रेसिडेंट को। रिजिग्नेशन, हां मैं आप ही छोड़ के जा रहा हूं, तो इसको रिटर्न देना है किसको? प्रेसिडेंट को, क्योंकि ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और रिजिग्नेशन भी किसके हाथ में देगा? प्रेसिडेंट के हाथ में। सैलरी की बात करेंगे बच्चा, सैलरी विल डिसाइड बाय सेंटर नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट 2019, बट बिफोर दैट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन सेम एज द चीफ इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन सेम एज द इलेक्शन कमीशन। बेटा आपने सुना होगा ना इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है 3 मेंबर बॉडी है इंडिया में, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, और इनकी ड्यूटी क्या होती है? इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, इलेक्शन पे कंट्रोल करना, सिंबल्स को अलॉट करना। ठीक है बेटा, हां ऐसे इलेक्शन कार्ड्स को प्रिपेयर करना, यानी कि इलेक्शन के रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज है वो इलेक्शन कमिश्नर को है। ठीक है बेटा, इलेक्शन कमीशन को है। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर है। सैलरी कितनी रहने वाली है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो मेंबर्स है 11 मेंबर्स, इनकी सैलरी क्या रहेगी? ये सैलरी इनकी क्या रहेगी ये भी डिसाइड करेगा सेंटर गवर्नमेंट। अब कब से? 2019 एक्ट से। ठीक है, ये चेंज दूसरी चेंज है, कितने टाइम तक रहेंगे ऑफिस में? ये पहली चेंज, ये सेंटर डिसाइड करेगा। और कितनी सैलरी ये लेंगे ये भी सेंटर बेटा डिसाइड करेगा आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट। बट बिफोर दैट अगर 2019 से पहले की बात करेंगे, इनकी सैलरी क्या होती थी? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है यहां पे बेटा, इसकी सैलरी थी इक्वल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था, जैसे कि पहला इलेक्शन कमिश्नर सुकारमर सिंह जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कितनी सैलरी है इंडिया में, उतनी सैलरी कौन लेता था? चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। रिमेंबर, बट 2019 एक्ट के अंडर इस चीज को चेंज किया गया। इट विल बी डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ। इंफॉर्मेशन कमीशन सेम एज, और जो 10 इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है बेटा, किसमें? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में जो 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनकी सैलरी इक्वल टू क्या थी? इलेक्शन कमिश्नर्स। गुड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में, तो इसके करंटली इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह मेरा सवाल है आपसे। सेक्शन 14 को आराम से समझेंगे बेटा। सेक्शन 14 को, रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर अब सीआईसी को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। अभी तो हमने रिजाइन पढ़ा था, प्रेसिडेंट के हाथ में देगा। अब तो रिमूव की बात हो रही है, रिमूवल की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कैसे रिमूव किया जाएगा? बाय द प्रेसिडेंट के दौरान। सिचुएशन, कंडीशन क्या रहने वाली है? इन केस इफ इंसॉल्वेंट सिचुएशन, अगर ये सीआईसी या इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या है? इंसॉल्वेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को लगा कि ये कंटिन्यू काम नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टर्म एंगेज्ड इन अदर ऑफिस, यानी कि टर्म के दौरान जब सीआईसी किसी और काम में एंगेज होगा, ठीक है बेटा, या इंफॉर्मेशन कमीशन किसी और ऑफिस में एंगेज होगा, तो इसको डिसमिस किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और बिजनेस ऑफेंस, अगर क्रिमिनल केस में फंस गया या कोई ऑफेंस किया, ठीक है बेटा, तो इन 3 सिचुएशंस पे इसको रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, लेट अस लुक ऑन चैप्टर 4। चैप्टर 4 की बेटा बात करेंगे। सेक्शन 15 to 17 इसमें आते हैं।
स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इसमें आता है। अभी तक हम पढ़ते थे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि पूरे देश में होता है, और एक है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो कि स्टेट लेवल पे होता है। एक माइनर डिफरेंस है इसमें बेटा, माइनर डिफरेंस है। अगर आपने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को समझा तो ये चीज, ये वाला चैप्टर जो है ये मैं 2 मिनट में आपको क्लियर करूंगा। इसमें होता है चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जैसे कि CIC, तो S बीच में डालना है CSIC, यानी कि चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और इसमें भी सेम होते हैं 10 मेंबर्स प्लस 1 हो गए 11 मेंबर्स। स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। बेटा अगर सेंटर की बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे, सेंटर में रहता है प्रेसिडेंट, स्टेट में रहता है गवर्नर। सेंटर में रहता है प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में रहता है CM। ये रियल पावर्स होते हैं, इनके पास रियल पावर होता है, इनके पास नॉमिनल पावर होता है। अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। तो स्टेट लेवल पे बेटा कौन करेगा? गवर्नर। गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। और जैसे कि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देती थी एक कमिटी वहां पे, ठीक है, यहां पे भी ऑन द कंसेंट ऑफ एक कमिटी यहां पे भी रहेगी जो कंसेंट देगी गवर्नर को, और उस कमिटी में CM रहेगा चेयरपर्सन, वहां पे PM, यहां पे CM। मैंने अभी समझाया आपको, ये दोनों होते हैं रियल पावर्स, ठीक है बेटा। हाँ, लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पे भी है, यहां पे भी है। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, यहां पे भी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वहां पे भी, बट वहां है नॉमिनेटेड बाय PM, यहां है नॉमिनेटेड बाय CM। ये डिफरेंस है। चलिए बेटा आगे चलेंगे, सेक्शन 16 की बात करेंगे। सेक्शन 16 की, सेक्शन 16 टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस। टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर 2019 से पहले की बात करेंगे तो इनकी टर्म 5 साल थी और अप टू द एज ऑफ 65, बट अब तो सेंटर डिसाइड करेगा, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेक्शन 17 रिमूवल, वहां पे भी हमने बात किया, यहां पे भी करेंगे। रिमूवल ऑफ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बाय, अगर वहां पे रिमूव की बात होती थी ना सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन पे या CIC को कौन रिमूव करता था? प्रेसिडेंट। तो स्टेट में चीफ, यानी कि यहां पे भी CIC रहता है मगर ये स्टेट का होता है, इसको भी रिमूव कौन करेगा बेटा? गवर्नर। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस तो मैंने आपको बताए, ठीक है बेटा, वो तो ऑलरेडी वहां पे वही कंडीशंस, यहां पे इंसॉल्वेंट, वहां पे भी इंसॉल्वेंट, यहां पे भी क्या, अगर गवर्नर को लगा कि ये काम नहीं कर सकता या किसी क्रिमिनल केस में फंस गया। अब है हमारे पास बेटा चैप्टर नंबर 5, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। अभी तक जो हमने इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़े, सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, अब हम इनके पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, अपील के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ पेनल्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अगर इनके दौरान कोई गलती हो गई तो इनको भी पेनल्टी पड़ सकती है, तो इनके खिलाफ भी RTI लॉन्च कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 18 लुक ऑन इट। ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन टू रिसीव कंप्लेंट एंड इन्वेस्टिगेट ऑन इट। बेटा अगर एक सिटीजन क्या करता है, RTI को फाइल करता है, अपील करता है, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए डिमांड करता है इंफॉर्मेशन की, तो इंफॉर्मेशन कमीशन की ड्यूटी है क्या? रिसीव करना क्या? कंप्लेंट फ्रॉम द सिटीजन एंड इन्वेस्टिगेट ऑन इट, और इस पर फिर क्या करना? इंक्वायरी करना या इन्वेस्टिगेट करना इस पर। Where public authority has rejected RTI, अगर पब्लिक अथॉरिटी ने किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ने रिजेक्ट किया RTI को रिजेक्ट किया, ठीक है बेटा, इसके बाद इंफॉर्मेशन कमीशन के पास ये जाएगा और इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करेगा? रिसीव करेगा कंप्लेंट को और इस पर फिर इन्वेस्टिगेट करेगा। APIO एंड PIO, असिस्टेंट, ये हमने पढ़ा असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है बेटा। हाँ, हैज नॉट गिवन रिस्पॉन्स, अगर APIO और PIO ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया या पब्लिक अथॉरिटी ने RTI को रिजेक्ट किया, डिमांड ऑन रीजनेबल फी, या इन्होंने फी ज्यादा मांगा, जैसे कि 10 रुपए फी है, उन्होंने 10 लाख मांगे, ठीक है बेटा, या 10,000 मांगे, और एक्स्ट्रा फी, वाइल इंक्वायरी द कमीशन हैज द पावर ऑफ सिविल कोड। यानी कि अगर ये तीन कंडीशंस हुए, तब ड्यूटी बनती है इंफॉर्मेशन कमीशन की, वो रिसीव करेगा कंप्लेंट और इन्वेस्टिगेट करेगा इन 3 चीजों पे, ठीक है बेटा। और इंक्वायरी के दौरान जब इंक्वायरी करेगा यानी कि इन्वेस्टिगेट करेगा, इस कमीशन को, इंफॉर्मेशन कमीशन को, चाहे स्टेट का है या सेंटर का है, इसको पावर ऑफ सिविल कोर्ट होता है। क्या होता है?
पावर ऑफ सिविल कोर्ट, हमें इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है बेटा। पावर ऑफ सिविल कोर्ट होता है, ये कोर्ट खुद में ही बनता है उस टाइम। ओके, सेक्शन 19, अगर एक सिटीजन ने आरटीआई किया और इसका रेस्पॉन्स जो है वो डिले हुआ, ठीक है बेटा, 35 डेज में कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, और इसके साथ साथ या इसके आरटीआई को रिजेक्ट किया गया, ठीक है, या इसकी अपील को हम बोल सकते हैं इसको रिजेक्ट किया गया, तो ये दोबारा अपील कर सकता है आर्टिकल 19 सेक्शन 19 के दौरान, सेक्शन 19 के अंडर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अपील इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद इन 90 डेज, ऑलरेडी डिस्कस। तो 90 डेज में अगर कोई रेस्पॉन्स आया, हम डिससेटिस्फाई है, या कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, अपील को रिजेक्ट किया गया, तो 90 डेज में फिर से एक बार अपील कर सकते हैं सेक्शन 19 के अंडर। सेक्शन 20, पेनल्टी फॉर एपीआईओ एंड पीआईओ, जो ये दो जो होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको देना पड़ता है जवाब, ये आंसरेबल होते हैं, जो भी एक सिटीजन कंप्लेंट करता है, ठीक है बेटा, हाँ, तो इनको आंसर देना पड़ता है आरटीआई पे। इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ अपील, अगर एपीआईओ ने रिजेक्शन किया, यानी कि रिजेक्ट किया किसको, सिटीजन के अपील को, कि जो वो चाहता है, जिस इंफॉर्मेशन की वो डिमांड चाहता है, इसने रिजेक्ट किया, और गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, या गलत इंफॉर्मेशन दी, या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, यानी कि रेस्पॉन्स दिया बट इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी, और डिले द रेस्पॉन्स, या रेस्पॉन्स को डिले किया, जैसे कि 35 डेज मैक्सिमम होते हैं, ठीक है बेटा, पीआईओ के एपीआईओ के पास और पीआईओ के पास होते हैं 30 डेज, अगर इन्होंने डिले किया, 250 रुपीज इनको पेनल्टी देनी है पर डे, कब तक, जब तक 25,000 तक ये अमाउंट नहीं पहुंचेगा, तो 25,000 तक इनको देने हैं 250 रुपीज पर डे एज ए पेनल्टी, अगर इन्होंने डिले किया या अपील को रिजेक्ट किया, ठीक है बेटा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक क्या है, याद रखिए बेटा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में 10 प्लस एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बेटा, ये एडिशनल पॉइंट्स यहां पे मैंने मेंशन किए हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहा है, हेड ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है बेटा, वो होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है बेटा, चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो वो रहा है, शाबाश, यहां पे है वजहत हबीबुल्लाह, ठीक है बेटा, वजहत हबीबुल्लाह रहे हैं फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। और अगर करंटली बात करेंगे, आज के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे, आज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का चीफ कौन है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेटा हीरा लाल समारिया। क्या नाम है बेटा, हीरा लाल समारिया। ओके, नाउ हमारे पास चैप्टर 6 लास्ट है बेटा, ये है मिसलिनियस, यहां पे आप देख सकते हो, यानी कि जो इन 5 चैप्टर्स के अलावा है, फैक्ट्स जो है वो यहां पे मेंशन किए गए हैं। सेक्शन 20 यहां पे देख सकते हो, सेक्शन 21 के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो सेक्शन 21 है प्रोटेक्शन बेटा, इसमें प्रोटेक्शन है। और अगर सेक्शन 22 की बात करेंगे, सेक्शन 23 इसमें पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे, 26 पढ़ेंगे और 31 पढ़ेंगे, और इसके साथ आपका आरटीआई का कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा बेटा। सेक्शन 22 में क्या लिखा है, आरटीआई कैन ओवरराइड अदर एक्ट्स, यहां पे अदर्स ये काट दीजिए, अदर एक्ट्स है बेटा, यानी कि अगर आरटीआई एक्ट को कंट्रोवर्सी हुई किसी और एक्ट से, तो ये एक्ट उस एक्ट को ओवरराइड कर सकता है, यानी कि प्रायोरिटी उस टाइम दी जाएगी आरटीआई एक्ट को। ये आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा बेटा, और किसी किताब पे नहीं, मैंने कंपाइल किया है ये खुद। आरटीआई कैन, यहां पे आरटीआई कैन ओवरराइड अदर एक्ट्स, यानी कि अगर बाकी एक्ट्स और आरटीआई के बीच में कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है बेटा, हां, तो तब आरटीआई को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। सेक्शन 23 की बात करेंगे, ऑर्डर अंडर आरटीआई कांट बी चैलेंज्ड और कॉल्ड इनटू क्वेश्चन। आरटीआई के अंडर जो ऑर्डर दिया जाएगा, जो डिसीजन दिया जाएगा बेटा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, एवं द कोर्ट भी हम बोल सकते हैं, ठीक है बेटा, और कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, और उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आगे सेक्शन 24 में क्या है, आरटीआई एक्ट अपील्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड करप्शन। अगर किसी जगह पे करप्शन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो इन बुनियादों पे बेटा, इन कंडीशंस पे आरटीआई को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और हम अपील कर सकते हैं। कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक जो होगा वो अपील कर सकता है। सेक्शन 26 आरटीआई एक्ट 2005 का यहां पे है, टू मेक जनरल पब्लिक अवेयर, यानी कि जो जनरल पब्लिक है, जो मासेस है, इंडिया के सिटीजन जो है, उनको अवेयर करना, होशियार करना,
खबरदार करना अबाउट आरटीआई एक्ट के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करेंगे द मैसेज ऑफ इंडिया और वी कैन सी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इलिटरेट होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो उनको अवेयर करना आरटीआई एक्ट के बारे में, एंड इट स्कोप और इसके स्कोप के बारे में, डेवलप प्रोग्राम्स, और इस सेक्शन के अंडर हमें इजाजत मिलती है कि हमें प्रोग्राम को करना चाहिए, ठीक है बेटा, प्रोग्राम उसको करना चाहिए ताकि इससे जनरल पब्लिक जो है वो अवेयर हो जाएगी आरटीआई एक्ट के मुताबिक। आगे लास्ट वाला सेक्शन यहां पे आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, सेक्शन 31, रिपील द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से पहले 2002 का एक एक्ट था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, बट इसके जो रूल्स थे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पहले स्लाइड में। इसके जो रूल्स थे वो उतने मैंडेटरी नहीं थे और ये इतना ज्यादा सख्त एक्ट नहीं था, इसलिए इसको रिपील किया गया, सेक्शन 31 में लिखा है। नाउ लास्ट के ये 5 मिनट्स जो है ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और गारंटी के साथ, श्योरली आई कैन से, श्योरिटी के साथ आपको कहता हूं कि यहां से क्वेश्चन आपको जरूर आएगा और ये आप पहली बार यहां पे देखोगे इस YouTube चैनल पे। शाबाश। इट प्रोवाइडेड, बड़े डिटेल के साथ आप देखोगे, इट आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जो 2005 में आरटीआई एक्ट पास हुआ, इस आरटीआई एक्ट में कुछ चेंजेस आए, अमेंडमेंट हुआ, वो कौन कौन से चेंजेस है यहां पे देखिए। बस 5 मिनट आप यहां पे रहिए, 5 मिनट में इस कंसेप्ट को खत्म कर डालेंगे। इट प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर and an information commissioner shall hold office for such term as prescribed by the central government. Before this amendment their term was fixed for 5 years. पहला चीज, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, चाहे वो स्टेट का है या सेंटर का है, शाबाश, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, स्टेट का या सेंटर का, और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर 10 रहते हैं, उनकी टर्म 5 साल होती थी। कब सर? 2019 आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट से पहले, बट आरटीआई एक्ट 2019 में ये लिखा गया, मेंशन किया गया, अब तो ये पावर सेंटर को है, सेंटर डिसाइड करेगा कि कितने टाइम तक ये ऑफिस में रहेंगे और इनका टेन्योर क्या रहने वाला है। जनरली बात करेंगे तो 3 इयर्स, बट ये पॉइंट आप नोट ना करिए, ओके। अब हमारे पास दूसरी चेंज यहां पे, इट प्रोवाइडेड दैट द सैलरी allowances जो होते हैं एंड अदर सर्विस कंडीशंस ऑफ द सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स शैल सच बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंटर गवर्नमेंट। इनकी सैलरी क्या रहने वाली है, अलाउंसेस क्या रहने वाले हैं, सर्विसेज क्या रहने वाले हैं, ठीक है बेटा। हाँ, तो अगर हम 2019 से पहले की बात करेंगे तो इनकी सैलरी जो होती थी वो फिक्स्ड होती थी, जितना चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेता था और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स लेता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि इलेक्शन कमीशन ये बॉडी है 3 मेंबर्स की, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया बेटा, पढ़ाया, रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन दिमाग में ना रहे, ठीक है बेटा, ओके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन को कंट्रोल करता है, जितनी उसकी सैलरी होती थी ना, उतनी सैलरी सीआईसी भी लेता था, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जितने सैलरी लेते थे, फॉर एग्जांपल अगर 3 लाख लेते थे तो ये भी 3 लाख लेते थे, यानी कि इनकी सेम ये इक्विवेलेंट थे। बट 2019 में इसको चेंज किया गया, सेंटर गवर्नमेंट ने बोला मैं बॉस हूं और मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है बेटा। चलिए, हां, अब ये कितनी सैलरी लेंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय द सेंटर। Now, point 3. It provided that the state chief commissioners and the state information commissioners shall hold office for such term as prescribed. ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया बेटा। अगर हम स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करेंगे, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का हेड होता है, और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करेंगे स्टेट लेवल पे, वो भी उनकी टर्म होती थी 5 साल, बट अब कितनी होगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल, नहीं ना बच्चा। अब डिसाइड करेगा बॉस, वो कौन है, सेंटर गवर्नमेंट। But before this amendment, their term was fixed was 5 years. Very good. आगे चलते हैं बच्चा, आगे चलते हैं। ये है चेंज नंबर 4 यहां पे। इट प्रोवाइडेड दैट सैलरी अलाउंसेस एंड अदर सर्विसेज, यानी कि अभी तक हम सेंटर डिस्कस कर रहे थे, अब स्टेट कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेट में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, शाबाश, ये भी 1 + 10 हो गए 11, ठीक है बेटा। इनकी सैलरी क्या रहने वाली है, अलाउंसेस क्या मिलेंगे, तो 2019 से पहले ये फिक्स था, बट 2019 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये डिसाइड करेगा सेंटर। नाउ लास्ट पॉइंट यहां पे है लास्ट पॉइंट बेटा। इससे ज्यादा
इससे ज्यादा अगर आप 10 बुक्स भी कंसल्ट करोगे ना बेटा, इतनी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। यहां पे इट रिमूव द प्रोविजंस रिगार्डिंग deductions in salary of the chief information commissioner and information commissioner एंड है यहां पे बेटा एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है बेटा, द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ड्यू टू पेंशन और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय देम फॉर देयर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज। वाह, पॉइंट समझ लीजिए, अगर कोई आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, ये रिटायर हुआ, रिटायर के बाद इसको पेंशन मिलेगा, यानी कि इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसने सर्विस दी देश के लिए, नेशन के लिए, तो रिटायर होने के बाद इसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। अब अगर ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना या इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना, तो यहां पे भी क्या मिलेगा बेटा, बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट यहां पे बेनिफिट, यहां पे बेनिफिट, ये हो गए डबल बेनिफिट। 2019 से पहले ये क्या हो जाता था, एक प्रोविजन था कि इसको डिडक्शन करो सैलरी, यानी कि डबल बेनिफिट में से एक बेनिफिट को क्या करना है, डिडक्ट करना है। बट 2019 में इसको चेंज किया गया है, ठीक है बेटा, चेंज किया गया है ड्यू टू पेंशन और एनी अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि अगर कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर क्या बन गया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया, तो अब ये बेनिफिट भी लेगा और जो इसने सर्विस दी है नेशन के लिए एज एन आईएएस, उसका पेंशन भी मिलेगा बाय देम फॉर देयर प्रीवियस गवर्नमेंट सर्विसेज। अब डिडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। दिस वॉज ऑल अबाउट द आरटीआई, ठीक है बेटा। लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है और आपको मेरा सब कुछ समझ आ रहा है तो एक कमेंट वीडियो पे जरूर करिए, बड़ी मेहनत के साथ। ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक पे मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी और बड़ी मेहनत के साथ मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया आपको बेटा, और आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। दीजिए इजाजत नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक खुदा हाफिज।